हेलो प्यारे दोस्तों, बिहार स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? बीपीएससी एडीओ के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकदम 8 से 10 घंटा तो मिनिमम आप पढ़ ही रहे होंगे। तो चलिए, इसीलिए हम एक और सीरीज़ लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू सेशन लेकर आए हैं। बीपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं वहाँ यहाँ पर आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे और इस सीरीज को आप 1 से 2 बार देखिएगा, चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में सब कुछ दिया गया क्योंकि पीवाईक्यू है, तो आप इसे याद करके अच्छी तरह से जाइएगा। और लगभग 100 प्लस यहाँ पर पीवाईक्यू दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, यूरोपियों के भारत आगमन से लेकर स्वतंत्रता तक, भारत की स्वतंत्रता तक यहाँ पर आपको पीवाईक्यू दे दिए गए हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, पूरी तरह से रेडी रहिए। और यहाँ पर बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा नहीं, केवल क्वेश्चन और इसका आंसर बता दूंगा। और समय होगा तो मैं इसका थ्योरी पॉइंट भी आपका यूरोपियों के आगमन से लेकर अंत तक, भारत के स्वतंत्रता तक का जो थ्योरी पॉइंट है वो पीडीएफ के साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। और इसके बाद वांडीवास युद्ध के बाद ही फ्रांसीसी भारत से बाहर निकल गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली कंपनी थी, वो समुद्री डकैती करती थी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हुगली नदी का उपयोग करके, हुगली नदी से जाते थे और बंगाल की खाड़ी में डकैती करते थे ये लोग। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? भारत में कौन था? तो अल्मीडा था, फ्रांसिस्को अल्मीडा। ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो स्वाली की लड़ाई में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, ये देखिए सब पीवाईक्यू हैं। 63 आपका 63 बीपीएससी, 45 बीपीएससी, 44 बीपीएससी प्री में आया है। इसी प्रकार 1 लाइन क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पीवाईक्यू है वो है आपका ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक से संबंधित पीवाईक्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? कौन से सामाजिक सुधार किए? तो देखिए, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाने का एक नियम बनाया था। ठगों को संगठित गिरोहों का दमन भी किया था विलियम बेंटिक के समय में ही। और 10 प्रथा का उन्मूलन इसने नहीं किया था। ठीक है, 10 प्रथा का उन्मूलन इसने नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई, 1872 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, प्रथम जनगणना 1872 में की गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिटेल में जानना है तो मैं, आप कमेंट कीजिएगा डिटेल में बताने के लिए। तो डिटेल में मैं टॉपिक वाइज हर एक मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा विथ पीडीएफ। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का शुभारंभ किया गया। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखिए, ये सब ऐतिहासिक कानून है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, मतलब इन्होंने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स ये कोई इम्पोर्टेंट कानून नहीं था। ये तो 1955 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो
ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एडीओ में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी के तहत भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किस वायसराय ने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल था ये। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये बात किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के विनाश की इच्छा प्रकट की थी। लॉर्ड कर्जन ने। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम पास होने के समय। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कर्जन के समय में ये बात हुआ। कर्जन के समय में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई। ठीक है, ये सब नहीं होगा आंसर, कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश, ये है नया चैप्टर है, ये है आपका ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय। ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने सिंध विजित कर उसका? तो नेपियर ने। इसका नाम था नेपियर। नेपियर ने सिंध विजित किया और उसको अपने अधिकार में किया, अंग्रेजी शासन के अधिकार में किया नेपियर ने। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है। इसने सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कॉर्टिस को जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद राजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, मोहम्मद राजा खान को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को नायाब दीवान नियुक्त किया था। नायाब दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, टीपू सुल्तान के साथ। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा इसका अच्छा मित्र था रणजीत सिंह का। निम्न में से ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति से संबंधित है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति टॉपिक से संबंधित है। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो इसे ग्वालियर को नहीं मिलाया था। सिंध को मिला लिया था, अवध को मिला लिया था, सतारा को मिला लिया था, लेकिन ग्वालियर को नहीं मिलाया था। तो आंसर उसका होगा ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग ऑफ फेंस की नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो वारन हेस्टिंग ने इसे लागू किया था, रिंग ऑफ फेंस की नीति को। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। यह बटलर कमेटी का उद्देश्य था, 1927 की बटलर कमेटी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। समाप्ति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड डलहौजी की फेमस थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति।
निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल किसे कहा जाता है? तो अवध का अधिग्रहण करना। अवध का अधिग्रहण करने से ही विद्रोह धीरे धीरे भड़कने लग गया है ना। और ये बाद में आपको 1807, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक अवध से ही थे और इन्होंने बाद में 1857 के समय काफ़ी विद्रोह किया। रैयतवाड़ी। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है उससे संबंधित ये PYQ हैं आपके। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? मद्रास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो उसे रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो फेमस पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 1885 में इसे स्वीकृत किया गया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया 1885 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी लिबरल पार्टी वहाँ की थी, लिबरल पार्टी, उसी के पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय बने थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे चलते हैं। कैथरीन मेयो, एल्डस एक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? कैथरीन मेयो, एल्डस एक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी, ये क्या थे? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर इन्होंने टिप्पणियाँ लिखी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है वो ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियों के तहत क्या क्या PYQ पूछे गए हैं। ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियां। प्रश्न है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद की एक पत्रिका थी जिसका उन्होंने संपादन किया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों का नाम का सही संयोजन कीजिए। तो कौन कौन सा सही संयोजन होगा? तो इसका होगा आपका ये रहा, देखिए, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने आपका ये पुस्तक लिखा था द हिंदू। ठीक है, और फिर बाल गंगाधर तिलक ने आपका लिखा था केसरी। ठीक है, केसरी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपका ये लिखा था बंगाली, और ये क्योंकि बनर्जी थे तो बंगाली। गंगा प्रसाद वर्मा जी ने आपका लिखा था हिंदुस्तानी, और गोपाल कृष्ण गोखले ने पुस्तक लिखी थी सुधारक। ठीक है, ये ना सुधारक, ये संपादक इन्होंने किया था। तो डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू, बंगाली, द मराठा ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उद्वंत प्रकाश, एकदम टोटल फैक्चुअल है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए प्रेस एक्ट देखिए 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। इन समयों में आपको जो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम
पारित किए गए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया ब्रिटिश सरकार ने 1917 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर पहली बार विरोध करने वाले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ पर हुई? तो बेंगलोर में अगस्त 1887 में प्रथम विधि विश्वविद्यालय यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विधि लॉ यूनिवर्सिटी विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में बेंगलोर में की गई। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, इन्होंने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो लीडर जो अखबार था वो उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था। उदारवादी अपने विचार इसी पत्रिका में अखबार में छापते थे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये बात किसने कहा था? तो टी.बी. मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय अपना बड़ाई करते हुए अपने अंग्रेज की बड़ाई करते हुए इसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये टी.बी. मैकाले ने कहा था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए, अब ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, इस टॉपिक से ये प्रश्न है, PYQ है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू व कानू, दोनों भाई थे, सिद्धू कानू व चांद भैरव। दो प्रमुख इनके नाम आते हैं, सिद्धू कानू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में होती है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ पुस्तक में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया, विनायक दामोदर दास सावरकर। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र की रचना है नील दर्पण। इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग किसने लिया था? तो किसने किसने भाग लिया था भाई? नाना साहब ने भी भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने भी भाग लिया था, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल, इन सभी ने भाग लिया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की थी और इन सभी ने बगावत की थी। आगे चलते हैं। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत कौन कौन से प्रश्न PYQ में आपके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बहिष्कृत भारत जर्नल बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक एक जर्नल शुरू किया था, पत्रिका थी। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। साल याद रखिएगा, 1893 पूछता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदूर सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग जी ने की थी। यंग इंडिया गांधी जी की रचना थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख ने लिखा था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने लिखा था। और रहनुमाई मजदूर सभा नौरोजी फुरदोनजी ने इन सभा की स्थापना की थी। इन सभा की स्थापना इन लोगों ने की थी। और ये यंग इंडिया क्या है? एक पुस्तक है। लोकहितवादी एक पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था, ये किसने बोला था? डब्ल्यू हंटर ने बोला था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी। ये रूस की थी ब्लावत्स्की और ये अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की जाती है? देखिए सन भी पूछ सकता है आपको, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सब चीज़ें आप याद करके जाइएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ये आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो C.F. एंड्रूज सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे। भारत में सती प्रथा निषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 में। इम्पॉर्टेंट कानून है इसलिए यहाँ पर पूछा गया PYQ में कि सती प्रथा का कानून, प्रतिषेध कानून 1829 में पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उससे संबंधित प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कांग्रेस से पूर्व ये सब संगठन है, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन है? तो देखिए C.R. दास, देशबंधु, ये पुस्तक इन्होंने लिखा था, देशबंधु पुस्तक नहीं, इनका उपाधि था देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, C.R. दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, अंग्रेजी जो थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जैसे आपको बताया मैंने पीछे। रजनी पामदत्त इतिहासकार हैं। इनके अनुसार वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था कि ये साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें से किसी ने, फिरोज शाह मेहता, ये सब नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड 9 नंबर है ना, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना आपका यही मुझे लगा था, इन सभी ने किया, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी का नाम नहीं आता है, और तैयब जी का भी नाम नहीं आता है। तैयब जी, हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, WC बनर्जी, इनका नाम नहीं आता है। फिरोज शाह मेहता हैं आपके, और KT तेलंग हैं, और बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और काशीनाथ त्रयंबक थे। तो WC बनर्जी नहीं है, तो एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इन तीनों ने मिलकर की थी, प्लस एक और व्यक्ति थे, काशीनाथ त्रयंबक नाम था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी कौन कौन सी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन नेशनल यूनियन, एक सेकेंड, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। देखिए बम्बई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तो था ही, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। इसको एक सेकेंड मैं बताता हूँ। तो एक सेकेंड, देखिए ये दो संस्था थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन लीग, ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था थी। ये वाला आपको नहीं मिलता है, ये नहीं थी संस्था, ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा।
आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम बार तो प्रथम यदि बोला जाए तो एनी बेसेंट, और भारतीय बोला जाए भारतीय अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फर्स्ट टाइम जब अधिवेशन हुआ था तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नया टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण से क्या क्या प्रश्न आए हैं पीवाईक्यू में? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन 1905 के समय में स्वदेशी और बहिष्कार की तकनीक अपनाई गई थी। 1906 में आयोजित 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ये सभी होगा। देखिए, ब्रिटिश शासन के दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन किया गया। भारतीयों के द्वारा भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाई गई। ठीक है, 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड को शॉर्ट में बोलते हैं मॉन्टफोर्ड, है ना, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवाद अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया था, किसका गठन किया था? इन्होंने गठन किया था आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इन सभी ने मिलकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह बात बोली थी कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने सॉन्डर्स को मारा था। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए, CR दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम, आपको बताया ही मैंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। रजनी पामदत्त, फिर से आ गया क्या? ठीक है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते हैं ये और सहयोग भी करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों को लेकर विभाजन की प्रक्रिया 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। 1905 में एक प्रस्ताव पारित किया था बंगाल विभाजन के समय। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1909 में किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का ये द्वितीय चरण है। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, उससे पीवाईक्यू क्या क्या पूछे गए हैं देखिए। मैं इसका थ्योरी पॉइंट भी आपका कंप्लीट करा दूंगा, है ना। यदि आप बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या इसका थ्योरी पार्ट चाहिए, तो एक मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ जाऊंगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। एक बात गलत है, 1921 में नहीं गिरफ्तार किया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खींच लिया था। सही बात है। गांधी जी ने अपने
गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये सही बात है, ठीक है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये बात गलत है। असहयोग आंदोलन में तो सभी ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, नहीं, इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था। तो 1 और 2 आंसर के हिसाब से सही होगा, ठीक है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, सही किया था। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई थी और ये दोनों घटनाएं नहीं हुई थी। तो आंसर के हिसाब से 1 और 2 गलत है, 1 और 2 सही होगा। मतलब एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन थे? बाबा रामचंद्र जी के बारे में ये बात है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। इन्होंने दलितों को हरिजन कहा था, ठीक है, क्योंकि वे भी ईश्वर के अंश हैं, इस कारण से। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक समाप्त करने की घोषणा की थी? जून 1948। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित किए गए 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो सर रेडक्लिफ, पाकिस्तान और भारत के बीच में। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो पवनार, महाराष्ट्र से आरंभ किया था विनोबा भावे जी ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु किस तारीख को इन्हें फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दी गई। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। पहले और दूसरे सत्याग्रही कौन थे बताइएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत या खुफिया रेडियो उषा मेहता जी ने आरंभ किया था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, और इसी के कारण इन्हें सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें प्रदान की गई। गांधी जी ने हालांकि दिया था, लेकिन ये काफ़ी फेमस थे, इसलिए गांधी जी ने महिलाओं की तरफ से इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, ये तो भाई पीएम थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। 1931 में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जब जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा था? तो स्वराज द्वीप रखा था, स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। 1922 में इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम जी को सौंपा गया था श्रम विभाग 1946 के अंतरिम सरकार के गठन मंत्रिमंडल में, ठीक है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन है? सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा दिया था, ठीक है। मास्टरदा इन्हें कहा जाता था, मास्टरदा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। हमने लगभग 30-34 मिनट में आपका कंप्लीट किया है। देखिए ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं कराया है क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास भी, और अब इसको जो इसका आंसर है उसको तो पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा।
आप हमारे चैनल बिहार स्टडी जोन को यदि आप लोगों ने अब तक देखा है, लास्ट तक देखा है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड है जो तैयारी करते हैं AADU की, उनको भी कंप्लीट रिवीजन उनका हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जुड़े रहिए। और आज का जो डेली शेड्यूल है वो देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना डेली शेड्यूल के आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।